जय हिंद साथियों, मनोज अकेडमी में आपका स्वागत है। आज के हम वीडियो में क्लास 10th के साइंस चैप्टर 6 जैव प्रक्रम। आज हम इस अध्याय के अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर करेंगे। साथियों, इससे पहले भी मैं क्लास 10 के अन्य विषयों के ऊपर वीडियो बना चुका हूं, तो आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाके वो सारे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए इस अध्याय के प्रश्नों का उत्तर करते हैं। साथियों, यदि आपको पेज के जो भी और भी प्रश्न है अभ्यास के अलावा वो भी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो अभी हम अभ्यास का प्रश्नों का उत्तर करेंगे। ठीक है, अभ्यास का जो पहला का आंसर होगा वो आंसर सी हो जाएगा, उत्सर्जन। दूसरा आंसर हो जाएगा जल का वहन 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 है। और तीसरा का आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। और चौथा का आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो पांचवें का प्रश्न देखते हैं, पांचवें से स्टार्ट करते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ होता है। तो हम इसका उत्तर करेंगे कि हमारे शरीर में वसा का पाचन छोटी आंत के अग्रभाग में होता है। जब अर्धपचा भोजन आमाशय से छोटी आंत में आता है तो पित्ताशय से निकलने वाला पीतरस भोजन में मिलकर इसे क्षारीय बना देता है। उसके बाद भोजन छोटी आंत में चला जाता है जहां पर इमल्सीकरण की क्रिया होती है, जिससे भोजन का जटिल अणु सरल अणु में परिवर्तित हो जाता है। अग्न्याशय से 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं: ट्रिप्सिन, एमिलॉप्सिन, लाइपेज। लाइपेज इमल्सीकृत वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लोस्ट्रिल में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार हमारे शरीर में क्षुद्रांत के अग्रभाग में वसा का पाचन होता है। अब देखिए, छठा प्रश्न है कि भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। तो हम इसका उत्तर करेंगे कि भोजन के पाचन में लार की निम्नलिखित भूमिका होती है। लार से निकलने वाला लार एमिलेस नामक एंजाइम कार्बोहाइड्रेट के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में परिवर्तित कर देता है। इसके साथ ही साथ भोजन को चिपचिपा और फिसलनदार बना देता है, जिससे भोजन आसानी से आहार नाल में चला जाता है। अब देखिए, सातवां प्रश्न है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है और उसके उपोत्पाद क्या है। तो हम इसका उत्तर करेंगे कि स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, भूमिगत जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल आवश्यक परिस्थितियां हैं। इसके उपोत्पाद ग्लूकोज तथा जल है। तो इसका हम देखिए सूत्र लिखेंगे कि 6CO2 + 6H2O। क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश पास करने पर C6H12O6 + 6O2। इस तरह हम इसका लिखेंगे। अब देखते हैं आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न है वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। कुछ जीवों के नाम लिखे जिसमें अवायवीय श्वसन होता है। तो आपको 2 कॉलम बना लेना है, एक वायवीय और एक अवायवीय। हम इसमें वायवीय में लिखेंगे पहला में कि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। दूसरा हम इसमें लिखेंगे कि वायवीय श्वसन में 3 ATP ऊर्जा मुक्त होती है। तीसरा हम इसमें लिखेंगे कि वायवीय श्वसन में कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। चौथा हम लिखेंगे कि वायवीय श्वसन उच्च संगठित जीवों में होता है, जैसे मनुष्य। अब देखिए, इसमें पांचवा हम लिखेंगे वायवीय में ही कि वायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल होता है। अब दूसरे कॉलम जो है अवायवीय, उसमें लिखेंगे पहला में कि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। दूसरा में इसमें लिखेंगे कि अवायवीय श्वसन में 3 ATP ऊर्जा मुक्त होती है। तीसरा में लिखेंगे अवायवीय श्वसन केवल कोशिका द्रव्य में ही होती है। चौथा हम लिखेंगे अवायवीय श्वसन निम्न जीवों में होता है, जिसे इष्ट। पांचवा में लिखेंगे इसी में कि अवायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। देखिए, नौवां प्रश्न है कि गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कुपिकाएं किस प्रकार अभिकल्पित है। तो हम इसका उत्तर करेंगे कि हमारे फेफड़ों में लाखों की संख्या में कुपिकाएं पाए जाते हैं,
जो गैसों के विनिमय के लिए एक सतह उपलब्ध कराती है। जब हम श्वास बाहर छोड़ते हैं तो कुपिकाएं में भरी वायु बाहर निकल जाती है, जिससे फेफड़े का आकार छोटा हो जाता है। किंतु जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो वायु कुपिकाएं में भर जाती है, जिससे कुपिकाएं फूलकर बड़ी हो जाती है, जिससे फेफड़े का आकार बड़ा हो जाता है। इस प्रकार कुपिकाएं गैसों की विनिमय के लिए अभिकल्पित होती है। अब देखिए 10वां प्रश्न है कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। तो हम इसका उत्तर करेंगे कि हीमोग्लोबिन लाल रक्त कण का प्रमुख घटक होता है। यह ऑक्सीजन को अवशोषित करता है। यदि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो पूरे शरीर में ऑक्सीजन का वहन नहीं हो पाएगा, जिससे शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाएगी। ऊर्जा की कमी के परिणाम स्वरूप हीमोग्लोबिन की और कमी होती जाएगी और शरीर में रक्त की कमी हो जाएगी। इसलिए हमें एनीमिया नामक रोग हो जाएगी। इससे हमारी मृत्यु भी हो सकती है। अब देखिए 11वां प्रश्न है कि मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए। यह क्यों आवश्यक है। तो हम इसका उत्तर करेंगे कि मनुष्य के हृदय से रक्त का 2 बार गुजरना दोहरा परिसंचरण कहलाता है। फुफ्फुस सिरा शुद्ध रक्त को बाह्य अलिंद में पहुंचाती है। जब यह भर जाता है तो यह पिचकता है, जिससे रक्त बाह्य निलय में चला जाता है। जब बाह्य निलय भर जाता है तो यह भी पिचकता है, जिससे रक्त महाधमनी में चला जाता है। महाधमनी से रक्त पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। अब पैराग्राफ चेंज करके इसमें लिखेंगे कि सिरा पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को एकत्रित कर दाया अलिंद में आता है। जब दाया अलिंद भर जाता है तब यह पिचकता है, जिससे रक्त दाया निलय में चला जाता है। जब दाया निलय भर जाता है तो यह भी पिचकता है, जिससे रक्त फुफ्फुस धमनी से शुद्धिकरण के लिए फुफ्फुस में चला जाता है। इस प्रकार मानव के हृदय से रक्त का 2 बार आदान प्रदान होता है। अब इसी में पैराग्राफ चेंज करके नीचे लिखे हैं कि मनुष्य के शरीर में शुद्ध और अशुद्ध रक्त को अलग अलग रखने के लिए दोहरा परिसंचरण आवश्यक है। अब देखिए 12वां प्रश्न है कि जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है। तो हम इसका 2 कॉलम लिखेंगे, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। तो जाइलम वाले कॉलम में लिखेंगे कि जाइलम जल का वहन करता है। दूसरा में लिखेंगे जाइलम की दिशा नीचे से ऊपर होती है। तीसरा में लिखेंगे जाइलम कच्चे पदार्थों का वहन करता है। अब फ्लोएम की साइड में लिखेंगे पहला में कि फ्लोएम भोजन का वहन करता है। फ्लोएम की दिशा ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, चारों ओर होती है। तीसरा में इसमें लिखेंगे फ्लोएम संश्लेषित पदार्थों का वहन करता है। अब देखिए 13वां प्रश्न है कि फुफ्फुस में कुपिकाओं की तथा वृक्क में वृक्काणु की रचना तथा क्रियाविधि की तुलना कीजिए। तो हम इसका उत्तर करेंगे कि फुफ्फुस में कुपिकाओं की तथा वृक्क में वृक्काणु की रचना तथा क्रियाविधि में निम्नलिखित अंतर है। तो हम इसको 2 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम फुफ्फुस की कुपिकाएं में लिखेंगे कि कुपिका की रचना गोल बेलून के समान होती है। दूसरा में लिखेंगे कि कुपिका से वायु का आदान प्रदान होती है। तीसरा में लिखेंगे कुपिका उत्सर्जन गैसीय रूप में होता है। चौथा में लिखेंगे कि कुपिका में उत्सर्जित पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब दूसरे कॉलम में वृक्काणु में लिखेंगे पहला में कि वृक्काणु की संरचना महीन धागे के समान होती है। दूसरे में लिखेंगे कि वृक्काणु में रक्त का क्षरण होता है। तीसरा में लिखेंगे कि वृक्काणु में उत्सर्जन द्रव के रूप में होता है। चौथा में लिखेंगे कि वृक्काणु का उत्सर्जित पदार्थ यूरिन होता है। तो साथियों इस तरह इस अध्याय के अभ्यास का ये सभी प्रश्न उत्तर हुए। साथियों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और यदि आपको और भी इस अध्याय के पेज के जितने भी प्रश्न हैं उनका उत्तर चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।